हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। डाटा हैंडलिंग होता क्या है उससे पहले हम जानेंगे डाटा क्या होता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड, सिंबल एक्सेट्रा। डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि नंबर या वर्ड्स या सिंबल या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए कि एक क्लासरूम में एक टीचर ने स्टूडेंट से पता किया कि सभी स्टूडेंट से पता करती है कि आपको कौन कौन सा कलर पसंद है। किसी ने कहा, एक बच्चे ने कहा पिंक, फिर दूसरा बच्चा कहता है रेड, फिर तीसरा बच्चा कह देता है मुझे पिंक ही पसंद है, फिर चौथा बच्चा कहता है मुझे ब्लू पसंद है, फिर कह देता है रेड। तो इस तरह से वो सबसे पूछ लेती है, सबसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। ये जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इसको कहते हैं डेटा। अब जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लासरूम में मैथ्स में स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ 10 का ले लेते हैं हम। कोई बच्चा कहेगा कि मेरे 7 आए, फिर दूसरा बच्चा कहेगा मेरे 10 आए, 10 आउट ऑफ 10, किसी के 5, किसी के 4, कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं। तो हमने क्लासरूम में उनके मैथ्स में कितने मार्क्स आए ये डाटा कलेक्ट किया है। ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है ये हमारा क्या आ गया, डाटा। डाटा नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। आई होप आपको डाटा अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कि हम कलेक्ट करके उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि पिंक। अब ये इतना सारा हमारे पास डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। पिंक, रेड, ब्लू, हमने ये ऑर्गेनाइज कर लिया कि पिंक कलर 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, रेड कलर 15 स्टूडेंट को पसंद है और ब्लू कलर 25 स्टूडेंट को पसंद है। ठीक है, हमने इसे ऑर्गेनाइज करके लिख दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग, जिससे हम कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कौन सा कलर पसंद है, तो उसमें बता सकते हैं कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कलर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है कौन सा कम कलर, सबसे कम कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर। ठीक है, हम इससे आगे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा आसान तरीका है जिससे हम डाटा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि हमने क्या रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ, हम बार ग्राफ के थ्रू भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बार ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अब पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ होता क्या है, अब इनको ना हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसे समझ लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपके कोई भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके ये बुक में इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए आपको समझ लेना चाहिए थोड़ा सा इसको, इसके बारे में। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ होता क्या है, हम इसको डाटा को किसी सिंबल या पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक स्टार, ये 10 स्टूडेंट के इक्वल है। ठीक है, अब क्लासरूम में क्रिकेट क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, ये कितने स्टार बने हुए हैं, और एक किसके बराबर है, 10 स्टूडेंट के, तो ये कितने हैं, 10 10 10 10। 40 स्टूडेंट्स को पसंद है क्रिकेट। फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 10 और 10 20। और टेनिस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 30। ठीक है, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस गेम को लाइक करते हैं, तो हम बता सकते हैं क्रिकेट को सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ समझ में आया। बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है कि
किसी भी डाटा को बार में रिप्रेजेंट करना, ये बार की तरह होता है, और इसमें जो ये होता है ये इक्वल होता है, बराबर लेंथ का होता है, ठीक है, इसकी चौड़ाई बराबर होती है और इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अब ये देखिए, हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि संडे में इधर है डेज नेम और इधर है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कि किस दिन कितनी नंबर ऑफ बुक बिकी। अब जैसे हम संडे में देख लेते हैं, संडे में कितनी बुक्स बिकी, 35। मंडे में कितनी बुक्स बिकी, 20। ट्यूसडे में कितनी बुक्स बिकी, 50। और वेडनेसडे में कितनी बुक्स बिकी, 25। ठीक है, इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, और हम बता भी सकते हैं किस दिन सबसे ज्यादा बुक बिकी, ट्यूसडे में, और किस दिन सबसे कम बिकी, मंडे में। ठीक है, ये होता है हमारा बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जब हम दो डाटा सेट को, किसी दो इंफॉर्मेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो टेस्ट हुए, एक टेस्ट 1 ले लिया हमने, एक टेस्ट 2 ले लिया, जिसको हमने शेडेड, टेस्ट 1 को शेडेड ले लिया और ये ब्लैंक ले लिया। हम देखेंगे कि राहुल के टेस्ट में कितने मार्क्स आए, फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए और ये सेकंड टेस्ट में। ऐसे प्रिया, अर्जुन और भी स्टूडेंट्स होंगे, सबके हम एक साथ कंपैरिजन कर सकें कि अब उसके फर्स्ट टेस्ट में कितने आए थे और सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे। इस ग्राफ को हम कंपैरिजन करने के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि राहुल के फर्स्ट टेस्ट में तो ज्यादा मार्क्स आए थे और सेकंड में कम आ गए थे। प्रिया के फर्स्ट में कम आए थे लेकिन उसने इम्प्रूवमेंट कर लिया, सेकंड में उसके ज्यादा मार्क्स आ गए। ऐसे अर्जुन के पहले कम आए थे, बाद में उसके ज्यादा आ गए। तो हम इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि टेस्ट 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए थे, टेस्ट 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स राहुल के आए थे, और टेस्ट 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए थे, टेस्ट 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स प्रिया के आए थे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का एक और टाइप है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ये क्या होता है, इट विल रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सर्कल फॉर्म। जिस डाटा को हम सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, देन इट सेड टू बी अ पाई चार्ट, उसे पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये सर्कल है और इसमें डाटा शो हुआ है, रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। इसको हम कहते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। दिस ग्राफ शोन द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। ये रिलेशनशिप बताता है इस पूरे का इसके पार्ट से। जैसे ये पूरा हमें दे रखा है 24 आवर्स, किसी बच्चे का हमें दे रखा है कि वो दिन में कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड करता है। जैसे 24 आवर्स में से वो 8 घंटे स्लीप करता है, सोता है, 8 घंटे वो सोता है। 24 आवर्स में से, पूरे 24 आवर्स में से वो 8 घंटे सोता है। 24 आवर्स में से वो 4 घंटे होमवर्क करता है। तो हम उसके पूरे के उसके पार्ट से रिलेशनशिप बताते हैं। वी हैव डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर। ये सर्कल को सेक्टर में डिवाइड कर देता है। ये सेक्टर बन गए ना, ये सेक्टर में डिवाइड कर देता है। अब हम इसको पाई चार्ट को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अब ये जो बच्चे की, किसी स्टूडेंट की एक्टिविटीज है, ये हमें दे रखा है। ये 8 घंटे स्लीप करता है। होमवर्क कितने घंटे करता है, 4 घंटे करता है। और अदर एक्टिविटी कितने घंटे करता है, 3 घंटे। प्ले कितने घंटे करता है, खेलता कितने घंटे, 3 घंटे। और स्कूल कितने घंटे जाता है, 6 आवर, मतलब 6 घंटे। तो ये हमने उस किसी डाटा को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा कहलाता है पाई चार्ट। अब है ड्राइंग पाई चार्ट। पाई चार्ट की ड्राइंग हम कैसे करते हैं, कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है,
ये आइसक्रीम फ्लेवर दे रखा है हमें, और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा फ्लेवर प्रेफर करते हैं। चॉकलेट कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 50%, वनीला 25% एंड अदर फ्लेवर्स 25%। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में गिवन हुई होती है तो उसे हमें एंगल्स में कन्वर्ट करना होता है। हमें उसे एंगल्स में कन्वर्ट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि हमें पता है एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो जब हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारी, ये एंगल्स में, डिग्री में होनी चाहिए, जब भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें परसेंटेज या फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो हमें पहले उसका सेंट्रल एंगल निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं? देखिए, इसके आगे मैं एक्सटेंड कर देती हूँ इसको। पहले मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर इसका सेंट्रल एंगल, फिर उसका हम निकाल लेंगे सेंट्रल एंगल। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 50 को परसेंटेज है ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। ये कट हो जाएगा, 52 से 100, 1/2 आ जाएगा। इसे 25 को करेंगे, 25/100, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। इसको कन्वर्ट करेंगे 25/100, परसेंटेज हटा दिया हमने, अपॉन 100 आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/4। ये हमारे फ्रैक्शन तो आ गया। अब इसे कन्वर्ट करना है हमारे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें डिग्री निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है? जो भी हमें गिवन फ्रैक्शन या परसेंटेज हमें गिवन दे रखी होती है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से ये करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 360, ये 4 के टेबल से कट जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। इसको भी करेंगे, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। हमें पता लग गया चॉकलेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 50% स्टूडेंट्स को पसंद थी, तो उसका डिग्री हमारे पास कितना आ गया? 180, और वनीला का आ गया 90, और अदर फ्लेवर्स का हमारे पास आ गया 90। अब इसको हम जिस तरह आप कॉपी में बनाते हैं ड्राइंग, जिस तरह आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट को, इस तरह मैं आपको भी कॉपी में ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये हमने अभी टेबल ड्रॉ करी थी, वही टेबल मैंने यहाँ पर ली है। आइसक्रीम फ्लेवर, और हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाल लिया था। चॉकलेट का 180 डिग्री आया था, वनीला का 90 डिग्री, और अदर फ्लेवर्स का 90 डिग्री। अब इसको हम पाई चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट के लिए मैंने कितनी भी रेडियस का एक सर्कल बना लिया। अपने हिसाब से हम कितनी भी रेडियस ले सकते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर एक मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी। अब ये रेडियस आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके अपने हिसाब से है। मैंने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर लिए। अब मुझे बनाना है 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इस डी की हेल्प से ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हमें ये सेंटर पॉइंट जो होता है उसको रखना होता है। हमने इस पॉइंट पे ये पॉइंट रखा और लाइन पर
ये जो रेडियस है इस रेडियस को रखा, ये रख दिया। अब हमें बनाना है 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री कहाँ पर है, मैं देखा यहाँ पर है, तो 180 डिग्री ये रहा। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आ गया 180 डिग्री हमारे पास। 180 डिग्री किसका था, चॉकलेट। सर्कल सेक्टर में डिवाइड हो गया और ये सेक्टर हमारा क्या है, चॉकलेट का 180 डिग्री। अब हमें बनाना है वनीला 90 डिग्री। अब हम इसको ही रेडियस, इसको ही ले लेते हैं अब बेस। इसको हम बेस लेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे पॉइंट रखा और लाइन पर लाइन। अब 90 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया और इसको ज्वाइन करा, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या था, वनीला। 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वनीला को। और अब हमारा लास्ट क्या है, अदर फ्लेवर 90 डिग्री। अब देखिए इसको बेस ले लेते हैं, इसको बेस लेकर हम करेंगे, ये आ रहा है ऑलरेडी 90 डिग्री, ये आ रहा है। जो लास्ट में बचता है वो हमारा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, जो लास्ट में बचा वो हमारा पूरा ये सर्कल को कंप्लीट कर देगा। तो ये 90 डिग्री हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अदर फ्लेवर। इस तरह से हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब है हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस इज समथिंग दैट इज टेकन इन एवरीडे लाइफ। चांस एक ऐसी चीज है जो हम एवरीडे लाइफ में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेनी सीजन दिख रहा है हमें और रेनी सीजन में हमने रेन कोट पहन लिया। अब हमें पता नहीं है, हमें चांस लग रहा है कि रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये चांस है, संभावना है कि रेन हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये हमारा कहलाता है चांस। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी। प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टडी है किसकी, चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी पर्टिकुलर इवेंट, विशेष घटना के होने की संभावना, किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने, ऑकरिंग, किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने की संभावना की स्टडी हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। अब है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नॉट नो देन इट इज नॉन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट हमें नहीं पता कि क्या आएगा, वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे कोई भी बॉक्स है, इसके अंदर बॉल्स पड़ी हैं, इसके अंदर बॉल्स हैं और ये कलरफुल है, हमें नहीं पता कि इसमें कौन, हमें ये पता है कि इसमें कलरफुल बॉल्स हैं, लेकिन हम हाथ डाल के इसके अंदर से कोई भी बॉल पिक करते हैं तो वो कौन से कलर की आएगी वो हमें नहीं पता। अगर मैंने इसके अंदर बॉक्स में हाथ डाल के एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की आई, तो हमें उसका पहले से पता नहीं था कि वो कौन से कलर की आएगी, तो वो हमारा कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर हमने कोई कॉइन टॉस किया, उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये हमारा कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका हमें नहीं पता कि क्या आएगा। अब आता है आउटकम्स। ये हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। When we do an experiment, then there could be different results. जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, दिस पॉसिबल रिजल्ट, जो ये पॉसिबल रिजल्ट आते हैं ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट के, आर कॉल्ड आउटकम्स।
जो हमने कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट करा उसमें डिफरेंट रिजल्ट आए, और वो पॉसिबल रिजल्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट के हमारे आउटकम कहलाते हैं। जैसे तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं नंबर में से कोई भी नंबर आएगा। फिर हमने टॉस थ्रो किया, फिर इसमें से कोई भी नंबर आएगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पॉसिबल रिजल्ट क्या आ रहे हैं, या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 या 6 आएगा। हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, और कभी 2 आ रहा है कभी 4। ये जो आते हैं रिजल्ट, ये जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, या तो 1 आ सकता है या 2 3 4 5 6, ये हमारे कहलाते हैं आउटकम्स। अब हमने कोई टॉइन क्रॉस किया, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हमारे आउटकम्स कहलाएंगे। ठीक है, अब है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसके बारे में जानने के लिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी कॉइन हमने टॉस किया, उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही दोनों आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 2। या तो हेड आया या टेल आया, तो ये 2 आउटकम्स हो गए हमारे टोटल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की। तो ये जो हेड पूछा जा रहा है हमसे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा होता है फेवरेबल, जो हमारे फेवर में होता है। ठीक है, समझ में आया फेवरेबल का मतलब क्या है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें एक ही बार है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। और अगर हमसे पूछा जाए टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगी। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि एक डाइस को थ्रो करा, उसमें 4 से लेस देन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। 4 से लेस देन क्या होंगे, 1 2 एंड 3, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। 1 2 3, ये कितने, 1 2 3, 3 है, तो 3 ऊपर आ गए फेवरेबल आउटकम में। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने, 6 अपॉन 6। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।